हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित गौड़ एंड हम फिर आज लेकर आए हैं एक और नया वीडियो ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज का टॉपिक होगा हमारा फ्री कंसेंट। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था। हमने कहा था कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे हमने कहा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब हुआ तो एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट को अब दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेनी है। एक लड़का और लड़की मिले, सगाई हुई, सगाई को शादी का रूप लेना है तो उनको एक नई कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से अब हम ये कह रहे हैं कि इस सगाई को शादी में कन्वर्ट होने के लिए, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में पूरा होने के लिए कानून रूपी पंडित जो है वो ये कहते हैं कि भाई साहब कुछ फेरे पूरे करो, कुछ वादे पूरे करो, कुछ वादे हमारे को बताओ। तो यहाँ पर पंडित जी जो लॉ रूपी पंडित हैं वो ये पूछते हैं कि दोनों पार्टियों से कि भाई क्या आपकी सहमति फ्री तो है, कहीं आप जबरदस्ती से तो आप इस एग्रीमेंट पे नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा सेकंड हमारा फेरा है, कानूनी फेर जो 7 फेरे होते हैं तो वो कानूनी 5 फेरे होते हैं हमारे इसमें। तो उन 5 फेरों में सेकंड फेरा जो है वो है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट में सेक्शन 13 कहता है कि 2 और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन 2 या 2 से ज्यादा पार्टी। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस, तो श्योर है कि कम से कम 2 पार्टी तो होंगी ही होंगी। तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां जो इस एग्रीमेंट में थी, वो उन लोगों को हम ये कब मानेंगे कि वो उन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट में, फ्री में तैयार, मतलब फ्री विदाउट कोई प्रेशर में उन्होंने इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हुए हैं। जबकि when they agree upon the same thing in the same sense, जबकि वे किसी चीज पर सेम चीज में सेम सेंस में तैयार हुए हैं। अगर किसी चीज का कोई 2 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तो दोनों पार्टियों ने एक ही मीनिंग निकाला है और उसी तरीके से वो उस एग्रीमेंट पर तैयार हुए हैं। अगर दोनों पार्टियां सेम मीनिंग सेम सेंस में लेते हुए चलती हैं और तब जाकर वो एग्रीमेंट के लिए तैयार होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये कंसेंट हमारी फ्री है। चलिए, फ्री कंसेंट है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड विदाउट फ्री कंसेंट। जब तक कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होगा वहां पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शेप ले ही नहीं पाएगा। वो एग्रीमेंट की शेप में ही खत्म हो जाएगा, उससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। कंसेंट मे बी फ्री और नॉट बी फ्री। कंसेंट जो आप लोगों की है, जो आपकी सहमति है, जो आप लोग इस एग्रीमेंट पर तक की स्टेज पर आए हो, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट तो है, कुछ एग्री तो हो। तो जो आप एग्री हुए हो, वो एग्री हम ये देखना चाहते हैं कि वो एग्री आप लोगों की फ्री भी हो सकती है और नॉट फ्री भी हो सकती है। नॉट फ्री कब हो सकती है? तो हम लोगों ने कहा कि कंसेंट मे बी फ्री और नॉट बी फ्री, जब वो फ्री कब नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ये फ्री नहीं होगी अगर ये कंसेंट आपकी 5 चीजों से प्रभावित है, या रिवर्स कर लीजिए, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 चीजें। कौन कौन सी? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर कोई भी कंसेंट इन 5 चीजों से प्रभावित नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि आपकी जो है कंसेंट है वो टोटली फ्री है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। फर्दर अब इन चीजों में भी अगर और डीप में थोड़ा सा जाएं तो हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में शायद आप लोग कहीं हद तक एक चीज को एक ही डायरेक्शन में समझने में कंसेंटेड हो गए थे। ठीक है, तो आपकी कंसेंट थी। लेकिन इन केस ऑफ मिस्टेक के केस में तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपकी जो 2 लोग हैं, वो 2 लोगों ने एक ही चीज को 2 अलग अलग मीनिंग में लिया। इसका मतलब यह है कि वहां पर कंसेंट कभी हुई ही नहीं। जब वो कंसेंट ही नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी, मतलब एग्रीमेंट जो है वो आपका वहां से आगे बढ़ा ही नहीं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। बाकी 4 केसेस में, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। चलिए, इन चारों को फिर से एक छोटा सा उसी जो एग्जांपल में चलते हैं हम फिर से कि शादी के चक्कर में। तो हमने कहा कोएर्शन क्या होता है? कोएर्शन होता है कुछ नहीं, आपने लड़के को उठाया, जैसे बिहार में कई बार सुनने को मिलता है कि बिहार में एक लड़के को उठाते हैं और लड़की वाले अपने घर लेके आ जाते हैं और जबरदस्ती किसी भी लड़की से शादी करा दी जाती है। तो कोएर्शन, अब कोएर्शन के केस में आप लोगों से पूछा जाए कि भाई अगर गलती से कोई आपको उठा ले, किसी लड़के को, और वो वहां जबरदस्ती शादी करा दे, या लड़की को जबरदस्ती उठा के किसी लड़के से शादी करा दी जाए, तो क्या वो शादी वैलिड होनी चाहिए? तो हमारा मानना है कि नहीं जी, वो शादी हमेशा
इनवैलिड होनी चाहिए, वॉइड होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पर वॉइड नहीं, वॉइडेबल ऑप्शन होना चाहिए, वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम अब तो आपसे पूछ रहे हैं, जिसको भी जबरदस्ती उठाकर लाया गया और शादी के मंडप में जबरदस्ती बिठाया गया, अब हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई तेरे को ये शादी मंजूर है या नहीं है, अगर तू चाहे तो ये शादी तोड़ सकता है, कैंसिल कर सकता है, वॉइड करा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में लड़का कहे कि जी नहीं, लड़का या लड़की भी, कि यार शायद हमारे माँ बाप ढूंढते भी तो शायद ऐसी ना हो, इतनी बेहतर शादी ना हो पाती। हो सकता है लड़का कहे कि जी मेरे को जो मतलब शादी के बाद उसने देखा या शादी में देखा कि अरे लड़की तो बड़ी सुंदर है, शायद मैं इतना खुद ढूंढता तो इतनी सुंदर लड़की ना मिल पाती। तो हो सकता है वो लड़का कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती तो हुई लेकिन मेरे को उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो फिर क्या कहेगा कि नहीं जी शादी मेरे को मंजूर है। तो कोएर्शन में इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इन 4 केसेस में, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको ये शादी मंजूर है या नहीं। अगर आपको शादी मंजूर है, आपको ये एग्रीमेंट मंजूर है, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की शेप दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये मेरे साथ कंसेंट जो है वो गलत हुआ है और मैं इस एग्रीमेंट पे तैयार नहीं हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके आते हैं। पहला हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है कोएर्शन के ऊपर। कोएर्शन क्या होता है? हम लोग कहते हैं कोएर्शन इज द कमिटिंग। पहला शब्द कमिटिंग, इट मींस कुछ आपने कर दिया, कुछ काम कर चुके हैं आप लोग। और सेकंड, थ्रेटन टू कमिट, आप लोगों ने किसी को धमकी दी है कुछ करने की। या तो आपने कोई काम कर लिया या फिर आपने धमकी दी कि ये मैं काम कर दूंगा। तो कौन सा काम? तो वो काम है एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के तहत जिन कामों को मना किया गया है। आपने ऐसा कोई काम या तो कर दिया या उस काम को करने की धमकी दी। ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट अनलॉफुल डिटेनिंग, आपने गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से किसी की कोई प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली। और थ्रेटन टू कमिट, आपने उसको धमकी दी कि भाई तेरी प्रॉपर्टी मैं कब्जे में ले लूंगा, अनलॉफुल तरीके से कब्जे में लूंगा। एनी प्रॉपर्टी किस लिए क्या लोगे? टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, किसी के नुकसान के लिए। ऑटोमेटिकली जब आप कब्जे पे लोगे तो सामने वाले को नुकसान होगा। इट मींस वहां पर उसका नुकसान भी होना जरूरी है। अगर मान के चल लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैंने कहा कि अरे भाई उसका से टेक फॉर एग्जांपल गांव में गए और वहां पे बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ था, आपने कहा अरे वहां अनलॉफुल तरीके से वो गोबर आपने ले लिया, तो उससे उसका अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे फिर से ये कोएर्शन नहीं है। तो कोएर्शन कब होगा? जब हम कहेंगे टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, उसका कुछ नुकसान हुआ उससे। चलिए, तो अनलॉफुल तरीके से आपने या तो कोई चीज कब्जे में ले ली या फिर उसे धमकी दी कि मैं तेरी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लूंगा, सो दैट उसका नुकसान होगा विद। अब अल्टीमेट ये 2 पार्ट हुए, या तो आपने आईपीसी के अंडर में कोई कहा, मतलब आईपीसी के अपोजिट कुछ किया है, या फिर कोई प्रॉपर्टी को डिटेन करने की कंडीशन है। इन दोनों ही केस में आपकी इंटेंशन क्या थी? तो वो कहता है इंटेंशन आपकी थी causing any person to enter into an agreement, आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला बंदा इस एग्रीमेंट में आ जाए, इस एग्रीमेंट को साइन कर दे, इस एग्रीमेंट में वैलिडिटी के तौर पे बंध जाए। तो हम लोगों ने कहा कि यह आपकी है मतलब गलत तरीका, ये हुआ कोएर्शन। इट मींस कोएर्शन मीन नथिंग बट कंपेलिंग ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सम प्रेशर और थ्रेट, या तो आपने कोई धमकी दी या कोई प्रेशर बनाया जिसकी वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है कि एक मद्रासी जेंटलमैन थे, उनकी डेथ हो गई तो उनकी विडो जो थी, उसके केस में जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने उस विडो के ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई साहब हम इस डेड बॉडी को यहां से लेकर जाने ही नहीं देंगे, क्रिमिनेशन ग्राउंड तक जाएगी नहीं बॉडी जब तक कि आप एक बच्चे को एडॉप्ट ना कर लें। अब लेडी को मजबूरी में वो बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ा। जब अडॉप्ट कर दिया तो उसके बाद जब वो क्रिमिनेशन हो गया, क्रिमिनेशन के बाद लेडी ने कोर्ट में गुहार लगाई कि भाई ये अडॉप्शन को कैंसिल कराया जाए क्योंकि ये जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा गया था। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो आपने डेड बॉडी को रेस्ट्रेन करने की धमकी दी थी, ये अपने आप में आईपीसी का अवहेलना है, इंडियन पेनल कोड के तहत एक क्राइम है और इसीलिए ये अडॉप्शन वैलिड नहीं है।
चलिए जी, हम आगे आते हैं कि अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होता है कि आईपीसी क्या उस समय वहां पर एप्लीकेबल था जिस समय ये आपको धमकी दी गई या जिस तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चन को एम्प्लॉय किया गया। तो हम लोग कहते हैं ना तो टाइम की वैल्यू ना ही उस प्लेस की वैल्यू, हम बस ये कहते हैं कि क्या वो जो हरकतें थी, जो धमकी दी गई, वो आईपीसी के अंडर में आता था या नहीं आता था, आईपीसी की क्या जस्ट वायलेशन था या नहीं था, वेदर वो उस प्लेस पर आईपीसी एप्लीकेबल था या नहीं था, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा मतलब मिस्टर ए एंड बी वो जा रहे हैं इंग्लैंड में, घूम रहे हैं। इंग्लैंड में जाके जब घूम रहे थे तो मिस्टर ए ने कुछ धमकी दी, जिस धमकी के दबाव में आके मिस्टर बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट में वो आ गए। क्या वो बाद में उसे वॉइड करा सकते हैं? हम लोग कहते हैं बिल्कुल आप वॉइड करा सकते हैं, क्योंकि ये आईपीसी का वायलेशन था। अब इसका लॉजिक भी समझें। इसका लॉजिक तो बहुत बेसिक है। बेसिक लॉजिक ये है कि अगर आपको हम ये कहते हैं कि नहीं जी उस प्लेस पर आईपीसी अवेलेबल मतलब एक्टिवेशन हो सकता था, नहीं हो सकता था, या आईपीसी इनफोर्स होता है या नहीं होता, तो उस केस में तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा ना हो तो होगा क्या, लोग सीधा सीधा इंडिया से सभी को किडनैप करेंगे, दुबई में लेके जाएंगे, दुबई में, अमेरिका में, रशिया में, कहीं पे भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी लेके जाएंगे और वहां जाके उनको धमकी देके उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा नहीं, आईपीसी की हमें ये नहीं देखना कि आईपीसी वहां पर उस प्लेस पे वैलिड था या नहीं था, हमें बस ये देखना है कि जिस थ्रेट में, जिस क्राइम के अंडर में वो एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो थ्रेट या क्राइम आईपीसी में कवर्ड है या नहीं है। अगर आईपीसी में उसे वायलेट किया गया है, आईपीसी ने बोला है कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कोएर्शन की डेफिनेशन में आता है। चलिए सेकंड पॉइंट, कोएर्शन में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी आल्सो। कोएर्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो हमारे एक प्रपोजल और एक एक्सेप्टर, तो धमकी जो आए वो इन दो लोगों में ही आपस में हो, नहीं, धमकी जो है वो तीसरा बंदा भी दे सकता है। कॉमन वे में होता ही है हमेशा ना कि जब भी एक बंदा को मान के चलिए आपकी कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है तो वो खुद धमकी थोड़ी देते हैं, कॉमन वे में धमकी किसी और से दिलाई जाती है, ठीक है। तो जब धमकी तीसरे बंदे से मिलती है तो हम कहते हैं कोएर्शन वहां पर भी वैलिड रहता है। कोएर्शन में भी अप्लाइड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि धमकी सीधा आपको ना मिले, आप कहें कि कोएर्शन में धमकी सीधा आपको मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोएर्शन में हम आपको ये कहें कि जी आप हमारी बात मान लो, अदरवाइज क्या होगा, हम आपके सामने, मतलब कोई भी सामने जा रहा है या कोई भी आपका रिलेटिव है या कोई भी जानकार है, हम उसको नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो भी कोएर्शन की डेफिनेशन में आता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी दिया कि ए थ्रेटन टू शूट द राम सन ऑफ बी, हमने कहा मतलब राम को हमने धमकी दी कि भाई बी के बेटे को मार देंगे। अब बी मान के चलिए उसके भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, या उसके कोई भी जानकार है, तो हम लोग कहते हैं ये भी तो एक धमकी है, और धमकी है तो बेशक आपने तीसरे बंदे को मारने की धमकी दी है, लेकिन ये भी अपने आप में क्राइम है, और इस केस में भी ये कोएर्शन की डेफिनेशन में आएगा। चलिए नंबर 4, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। आपने कहा कि भाई साहब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। भाई सुसाइड, अब क्या सुसाइड एक क्राइम है? तो हम लोग कहते हैं सुसाइड आईपीसी में कोई भी क्राइम नहीं है। याद रखें, सुसाइड जो होता है वो अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए क्राइम। अगर सीधा समझे ना, अगर सुसाइड क्या होता है, बंदा मर गया, मर ही गया, मरने के बाद उसको क्या सजा दोगे आप लोग? उसकी बॉडी को थोड़ी उसे कुछ सजा दे सकते हो। तो इसीलिए हमने कहा कि सुसाइड अपने आप में क्राइम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए क्राइम। सिमिलरली थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज आल्सो ए क्राइम। तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोगों ने एक ऐसी कोई थ्रेट दी है तो वो भी कोएर्शन की डेफिनेशन में आती है। चलिए अल्टीमेट लास्ट 5वां पॉइंट जो क्रूशियल है वो है इंटेंशन मस्ट बी टू कंपेल अदर पर्सन। हमारी इंटेंशन क्या थी इन धमकियां देने की, या हम लोगों ने कुछ काम गलत कर दिया, या हमने किसी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया, तो हमारी इंटेंशन थी कि आप प्लीज एक एग्रीमेंट को साइन कर दीजिए, एक एग्रीमेंट में आ जाइए, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए। तो इंटेंशन हमारी यहां पर जो धमकी दी जा रही थी उसकी इंटेंशन केवल एक ही होनी चाहिए, वो इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाने की। तो जैसी आपकी इंटेंशन ये थी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया ड्यू टू द कोएर्शन, तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब मेरे ऊपर कोएर्शन हुआ और इसलिए प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करा दिया जाए। चलिए ये हमारा हुआ कोएर्शन। अब कोएर्शन में हम लोग कहते हैं कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो लगती तो कोएर्शन जैसी ही हैं, लगती तो ऐसा है कि ये भी कोएर्शन है, धमकी है, लेकिन वास्तविकता में लॉ ने ये प्रिज्यूम किया है कि ये कोएर्शन नहीं होता। जैसे पहला, एक्ट डन अंडर स्टैट्यूटरी कंपल्शन। अगर कोई काम
किसी कानून की बाध्यता में किया जाए तो वो कभी भी कोएर्शन नहीं होता। अगर सरकार ने कोई कानून ऐसा बनाया जिससे आपको लगता है यार ये तो मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपाथापी हो गई, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, बनाया तो लेकिन सरकार ने है और कानून है, लीगली है, तो उस केस में वो कोएर्शन नहीं होगा। टेक फॉर एग्जांपल एक केस हम ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसके अंडर में उन्होंने ये बोला कि एक पर्टिकुलर जोन में, मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केन शुगर हैं, जिन्होंने भी गन्ना उगाया है, उनके गन्ने को वहां की शुगर फैक्ट्री को लेना कंपलसरी है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो हम लोग कहते हैं कि उस केस में आपके ऊपर ये जो कंपल्शन है ये कोएर्शन नहीं है, ये कोएर्शन नहीं है। बेशक आपको लगे कि अरे यार हमारे इलाके में तो ये गन्ना महंगा मिल रहा है, मैं बाहर से लेता, खुले मार्केट से लेता तो शायद सस्ता मिल जाता, लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं, ये सरकार ने कानून बनाया है, किसानों के वेलफेयर के लिए बनाया है, तो ऑटोमेटिकली उस केस में ये कोई भी कोएर्शन नहीं माना जाएगा। तो सरकार कभी भी जब कानून बनाती है तो किसी ना किसी के वेलफेयर के लिए बनाती है, तो दूसरे बंदे को ऐसा हमेशा लगेगा कि शायद वो उनके ऊपर जबरदस्ती थोपाथापी हुई है, लेकिन उस केस में वो कोएर्शन की डेफिनेशन में नहीं आते। चलिए अगला, थ्रेट टू स्ट्राइक। एक मान के चलिए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मजदूरों ने मैनेजमेंट से कहा कि सर प्लीज हमारी डिमांड मान जाइए, नहीं अगर मानेंगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ये जो धमकी है स्ट्राइक करने की, क्या ये कोएर्शन की डेफिनेशन में आती है? तो हम लोग कहते हैं नहीं, ये भी कोएर्शन में नहीं है, ये तो इंडियन पेनल कोड में ही कवर नहीं है। और ये कवर किस में है? उल्टा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें ये कवर है और इसीलिए ये उनका बेसिक राइट है, मजदूरों का ये एक बेसिक राइट है कि वो कभी भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये भी कोएर्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर आपने मान के चलिए स्ट्राइक की उन्होंने धमकी दी, आपने उस धमकी के दबाव में उनकी सैलरी बढ़ाने का एक एग्रीमेंट कर दिया, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। और ऐसा नहीं है कि आप बाद में कहें कि नहीं नहीं जी ये एग्रीमेंट तो मैंने मजबूरी में किया था और अब अल्टीमेट मेरा काम हो गया और अब मैं ये एग्रीमेंट तोड़ रहा हूं। सॉरी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और उस केस में ये कोएर्शन की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। चलिए थर्ड पॉइंट, डिटेनिंग द प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। बेसिक है, अगर आप लोगों ने किसी से कर्जा लिया, कर्जा लेने के लिए आप लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और वो सामने वाला बंदा उस प्रॉपर्टी को डिटेन करेगा, तो वो तो लॉफुल तरीके से किया है ना, लॉफुल तरीके से किया है, तो ऑटोमेटिकली वो कोएर्शन की डेफिनेशन में कभी भी कवर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने लोन रीपे कर दिया, अब उसे वो प्रॉपर्टी वापस करनी है, जब वो वापस करनी है और वापस भी वो अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा ना, अंडर टर्म्स ऑफ मॉर्गेज ही करेगा। मान के चलिए आप लोगों ने जब गिरवी रखी तो आपने बोला कि भाई साहब मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूं, और उस मॉर्गेज के टर्म्स में हमने ये भी लिखा कि जब आप रीपे कर दोगे और रीपे करने के 2 महीने बाद ही वो प्रॉपर्टी आपको वापस देगा, तो उस केस में वो 2 महीने जो हैं वो प्रॉपर्टी सामने वाला बंदा जिसने आपको कर्जा दिया है वो अपने पास रखेगा, 2 महीने बाद ही वो वापस करेगा। और ऑटोमेटिकली आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने का जो टर्म्स था ना ये अंडर कोएर्शन था, सॉरी सर ये कोएर्शन नहीं कहलाएगा। चलिए थ्रेट टू स्यू, अगर आपको धमकी दी जाए कि भाई आप मेरा प्यार से काम कर दो वरना मैं ना कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा, अगर तो हम ये कह रहे हैं कि जो धमकी मिली है ये जेन्युइन एक्ट पे मिली है। टेक फॉर एग्जांपल आपने कर्जा लिया, अब सामने वाला बंदा कहेगा कि भाई साहब पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो मैं कोर्ट में चला अपने पैसे रिकवर करने के लिए, तो क्या ये धमकी कोएर्शन है? सॉरी सर ये कोएर्शन नहीं है, ये तो उसका लीगल राइट है। अगर आप उसके पैसे वापस नहीं करोगे तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? वो कोर्ट में ही जाएगा ना, तो उस केस में ये कोएर्शन की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो सकता। हाँ लेकिन ए थ्रेट टू स्यू ऑन फॉल्स चार्जेस, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठे आरोप में तुझे फंसा दूंगा तो तब तो ये कोएर्शन है। टेक फॉर एग्जांपल कॉमन कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि ऐसा है जी आप मेरे कहने से बड़े प्यार से मान जाओ और अगर नहीं मानोगे ना तो देखो जी ऐसा है, रेप का केस लगा देंगे या कुछ और केस लगा देंगे। तो अगर ऐसी कोई झूठी धमकी आपको देके फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में थ्रेट टू स्यू अपने आप में कोएर्शन है, क्योंकि ये फिर से आईपीसी में फॉरबिडन है, आईपीसी ने इन चीजों को मना कर रखा है। चलिए अगले हम लोग इसी पे फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका इंपैक्ट क्या होता है, कोएर्शन का इंपैक्ट क्या होगा। तो कोएर्शन का इंपैक्ट होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द कोएर्शन। ये तो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर आपने कोएर्शन अप्लाई किया उसी से पूछोगे ना कि भाई तेरे ऊपर जबरदस्ती हुई तो अब तू बता तू क्या चाहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करें या इनवैलिड करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कैंसिल कर दें या कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से वैलिड करा देते हैं।
तो सामने वाले से ही पूछोगे। मान के चलीजिए एक लड़के को उठा के ले आए आप लोग शादी के मंडप में, तो लड़के से ही पूछोगे ना भाई कि तू बता तू क्या चाहता है। लड़की वालों से तो नहीं पूछोगे जिन्होंने उठा के लाए हैं, तो जो उठा के लाए हैं वो क्यों आज कैंसिल कराएंगे। तो कैंसिल कराने के लिए ऑप्शन किससे पूछोगे, तो आप लोगों ने कहा कि ये ऑप्शन होना चाहिए उसी पार्टी के पास जिसकी कंसेंट को जबरदस्ती लिया गया था। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलीजिए एक्स ने वाई को कहा कि भाई ऐसा है, तुम अपनी एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मुझे दे दो से 5 लाख रुपए में, 5,000 रुपए में, या जो जिस भी रेट में, अदरवाइज मैं आपके बेटे को मार दूंगा। अब उसने वो अल्टीमेट क्या कहेगा, भाई साहब ठीक है जी मैंने साइन कर दिया। अब उस केस में जैसे इस केस में हुआ कि एक्स सेज टू वाई, तो वाई से जब धमकी मिली, वाई को जब धमकी मिली तो वाई ने एग्रीमेंट किया। तो अब हम वाई से ही पूछेंगे कि भाई साहब आप बताओ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराना चाहते हो या नहीं वैलिड कराना चाहते हो सकता है वाई ये कहे कि यार मेरे को तो प्रॉपर्टी पहले बेचने का मन तो नहीं था और इन्होंने जबरदस्ती बिकवाई तो सही, लेकिन बिकवाई तो मार्केट रेटों पे ही है, या हो सकता है मार्केट रेटों से ऊपर के रेटों पे बिकवाई है। तो ठीक है यार छोड़ो ना, मैं काहे को लड़ाई झगड़ा करूं, मेरे को तो पैसे मिल ही गए हैं, अच्छे पैसे मिल गए हैं, छोड़ो ठीक है जी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करो। तो ऐसा हो सकता है कि वाई उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा दें। तो हम लोग इसीलिए पूछते हैं कि उनसे पूछो कि वो इस पार्टी, जो दूसरी पार्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई हुआ है, उससे पूछो कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराना चाहते हैं या इनवैलिड कराना चाहते हैं। ये हुआ सेक्शन 19। सेक्शन 19 में आपसे पूछा गया कि वैलिड और नॉट वैलिड। सेक्शन 72 कहता है कि अब आप मान के चलिए आपसे पूछा गया भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराना चाहते हैं, आपने कहा नहीं जी इस कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल करा दिया जाए, वर्ड डिक्लेयर करवा दो। हमने कहा ठीक है वर्ड तो करा दो, लेकिन जो इस एग्रीमेंट के तहत या इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो इस एग्रीमेंट के तहत जो जो चीज आपको मिली है, जो बेनिफिट आपने रिसीव कर चुके हो, उनको तो वापस करोगे ना आप। तो ऑटोमेटिकली एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको वो सभी चीजें बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे दूसरी पार्टी को, जो जो बेनिफिट उसने इस एग्रीमेंट में अभी तक रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने ये मान के चलिए इसी केस पहले वाले केस में एक्स ने जब वाई को कहा था कि भाई 5,000 रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, अब वाई कहते हैं नहीं जी मैं तो इस कैंसिल कराना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है कैंसिल करा दो, लेकिन वो 5,000 रुपए तो वापस करोगे ना आप, तो वो 5,000 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। चलिए वेल थर्ड वन एंड द लास्ट वन, इफ द एग्री पार्टी डज नॉट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली हम लोगों ने पहले ही बोला कि अगर आप सेट असाइड नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब ये कौन प्रूफ करेगा कि जी मेरे ऊपर क्वेश्चन अप्लाई हुआ था। डैम श्योर है जो ये कहेगा कि भाई साहब मेरे को धमकी दी गई थी वही प्रूफ करेगा ना भाई साहब कि हाँ जी आपको धमकी दी गई थी। ऐसा थोड़ी कि दूसरा बंदा पहले आके कहे हाँ जी भाई साहब मैंने धमकी दी थी, दूसरा बंदा थोड़ी कहेगा। तो ये जो जिसको धमकी दी गई है, जो ये कह रहा है कि जी मेरे को धमकी दी गई थी, वो कोर्ट में आएगा और वो बोलेगा कि मेरी कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोerशन, मेरी कंसेंट को जबरदस्ती लिया गया था। सेकंड वन प्लस नॉट ओनली ऑब्टेन्ड बाय द कोerशन बट आल्सो कि वो ये कहेगा कि जी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी साइन ही नहीं करता, इस कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं अनलेस एंड अनटिल कि वो कोerशन हुआ। कोerशन की वजह से मेरे को मजबूरी में इस कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ा, अगर कोerशन नहीं होता तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी नहीं आता। ये उसको ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाके वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इस एग्रीमेंट को सेट असाइड करा देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट फ्री कंसेंट में जब सेकंड पार्ट आता है तो वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। सेक्शन 16 कहता है कि a contract is said to be induced by undue influence where the relationship subsisting between the parties are such that the one of the parties is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain unfair advantage। वापस एक एक टुकड़ों में करते हैं। undue influence where the relationship subsisting between the parties, it means parties के बीच में कोई relationship है, बिना रिलेशनशिप के अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इट मींस जो दो पार्टी हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो जिसने ऑफर दिया जिसने एक्सेप्टेंस दिया उन दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। विदाउट एनी रिलेशनशिप नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोerशन के केस में क्या ऐसा था? नहीं, कोerशन के केस में उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस के में उन दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसा रिलेशनशिप? जिस रिलेशनशिप में वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजीशन, एक पार्टी किसी पोजीशन में है क्या? टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके। इस पोजीशन में एक पार्टी है, एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, डोमिनेटिंग नेचर की है।
और साइड बाय साइड प्लस मतलब कंपल्सरी एंड यूज दैट पोजीशन, जिस पार्टी के पास जो डोमिनेटिंग पावर है वो उस पोजीशन का यूज भी करे टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, उसे कुछ अनफेयर एडवांटेज लेना भी है। अगर वो अनफेयर एडवांटेज नहीं लेता है तो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी है जबकि वो एक अनफेयर एडवांटेज गेन करे। चलिए तो ये हमारा इसी को वापस करें, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, कब वो हम ये मानेंगे कि हाँ जी वो वास्तविकता में ऐसी किसी पोजीशन में था जब वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकता था, तो हम कहते हैं ही होल्ड्स द अथॉरिटी, जब उसके पास कोई अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी रियल भी हो सकती है और एपरेंट भी हो सकती है, ये जेन्युइन भी हो सकती है और कई बार परिस्थितियों में आ जाती है, कई बार तो हमेशा परमानेंट है और कई बार उस कुछ परिस्थितियां इस तरीके की जनरेट होती हैं जहां पर उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है। ही होल्ड्स अथॉरिटी रियल और अपरेंट ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर, और व्हेन ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आते हैं, ट्रस्टी के केस में आते हैं जहां पर एक विश्वास का रिलेशनशिप होता है। चलिए इसी को और डिटेल में पढ़ें। हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, हम लोगों ने पहले ही बोला कि उनके बीच में रिलेशनशिप होना कंपलसरी है, नियर रिलेशनशिप होना कंपलसरी है, पहला पार्ट। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, उनके बीच में इस तरीके से है कि एक बंदे के पास कुछ पावर है जो जिस पावर को वो यूज कर सकता है दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, हमने तीसरी बार वापस रिपीट करें, पूरा अनड्यू इन्फ्लुएंस इसी बात पर है कि आपने उस पावर का यूज किया फॉर अनड्यू बेनिफिट, आपने अनड्यू बेनिफिट उठाया। अगर आपने अनड्यू बेनिफिट नहीं उठाया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अनड्यू एडवांटेज आपको अनफेयर एडवांटेज गेन करना ही है। Well, undue influence is said to be used and relation between the parties are such one in position to dominate the will of others as well as and compulsory dominant party uses his position to obtain unfair advantage over the other, उसने इस पोजीशन का यूज भी किया। चलिए अब हम वापस आते हैं, फिर से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि कौन से केस में आप लोगों के पास डोमिनेटिंग पावर होती है, तो हम कहते हैं रियल और एपरेंट में वापस आते हैं कि कौन केस में, जैसे रियल के केस में आते हैं। रियल के केस में हम लोगों ने कहा मास्टर एंड सर्वेंट, जहां मालिक होता है, मालिक नौकर को बड़े प्यार से कह सकता है बेटा काम करो, नहीं करोगे ना मेरी इच्छा से नहीं चलोगे निकल लो, लात मार के निकाल देंगे घर से। तो अल्टीमेट नौकर के पास ऑप्शन क्या होता है, नौकरी में उसे रहना है तो वो कहीं ना कहीं दबाव की पोजीशन में होता है, उस केस में वो अपने मालिक की बातें उसे माननी ही पड़ती हैं। पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस असेसी, डैम श्योर है ITO बड़े प्यार से वो कह सकता है ऐसा है आप लोग मेरे कहने से मान जाओ, अपनी इनकम एक्स्ट्रा डिस्क्लोज करोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करोगे तो देखो जी मैं तो अपना टैक्स बना दूंगा जी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, या फिर आपको देखो जी ऐसा है मैं आपको केस से बचा सकता हूँ एक ही शर्त पे, आप लोगों की ये जो इनकम है इस तरीके मैं आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को सस्ते में दे दो तो मैं आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट दे दूंगा। तो इस तरीके के ये रिलेशनशिप ही कुछ इस तरीके से है जहां पे आप लोग हमेशा देखेंगे कि जी एक बंदा दूसरे को एक धमकी कहें या अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू प्रेशर जनरेट कर सकता है। एक प्रिंसिपल एंड ए टेम्परेरी टीचर, डैम श्योर एक जो प्रिंसिपल होता है वो परमानेंट है, टेम्परेरी टीचर उसे आज पता है यार आज मेरी नौकरी है कल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर मैं कहाँ धक्के खाऊंगा, तो प्रिंसिपल उस पर दबाव बना सकता है। डॉक्टर पेशेंट हमेशा होता है, डॉक्टर कह सकता है भाई साहब ऐसा ही 5 टाइम की दवाई खानी है। अब अगर डॉक्टर आपको बोलता है 5 टाइम की दवाई तो आप खाते हैं ना, बेशक आपको लगे शायद कि वो 5 टाइम की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, लेकिन उस केस में डॉक्टर ने जो बोला वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में रियल अथॉरिटी है। एपरेंट अथॉरिटी होती है जो सर्कमस्टेंशियल बन जाती है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर के केस में हम ये कहते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को, किसी एक्यूज्ड को उठा लिया। जब पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया तो जिस बंदे को अरेस्ट किया होता है उसके ऊपर पूरा दबाव होता है, उस ऑटोमेटिकली पुलिस वाला अगर ये कहे ना कि भाई साहब ऐसा है आप मेरे कहने से चलो वरना देख लो 2 साल की जगह 5 साल भी जेल में जाना पड़ जाएगा, तो अल्टीमेट पुलिस ऑफिसर आपकी विल को डोमिनेट कर सकता है, आपको दबाव बना सकता है और जिस वजह से आप लोगों को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ सकती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां हम लोगों ने कहा कि एक विश्वास का रिलेशनशिप होता है। विश्वास का रिलेशनशिप जैसे टेक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा स्पिरिचुअल एडवाइजर, जब भी गुरुजी होते हैं, जो संत होते हैं और उनके जो भक्त होते हैं
कुछ समय के लिए उनके बीच में बहुत बड़ा फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है, विश्वास का संबंध होता है। अब उस केस में अगर स्पिरिचुअल एडवाइजर आपको ये कहें कि जी आप अपनी संपत्ति देखो आश्रम को दान कर दीजिए, अदरवाइज आपका स्वर्ग लोक में गमन नहीं होगा या कुछ और होगा, तो उस केस में कहीं ना कहीं उनके भक्त उस समय उनके एक मनोवैज्ञानिक दबाव में होते हैं और शायद उस केस में वो उस रिलेशनशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। कंपल्सरी नहीं कि उठाएंगी, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी सारे संत उठाते ही हैं, हम तो ये केवल कह रहे हैं कि यहां पर एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर शायद वो इसका अनड्यू बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसीलिए जहां पर भी अनड्यू बेनिफिट उठाया जा सकता है तो उस केस में सामने दूसरी पार्टी जो बेनिफिट उठा सकती है उसे बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा कि ऐसा गलती से भी ना हो कि सामने वाला कभी भी कोर्ट में जाए और कोर्ट भी कहे कि हाँ यार लग तो रहा है कि आपने अनड्यू बेनिफिट उठा लिया, ऐसा नहीं हो। तो चलिए, हम लोगों ने कहा फिड्यूसरी रिलेशनशिप में पहला हुआ है स्पिरिचुअल एडवाइजर, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, वकील और जब उनके क्लाइंट होते हैं तो क्लाइंट फंसा होता है तो वकील साहब कह ही सकते हैं ना, बेटा ऐसा है, देखो जी ऐसा है, तुम्हारा बेटा तो गया जेल में, ठीक है, तुम्हारे बेटे को तो पुलिस ने पकड़ रखा है, तो आपको मैं तो छुड़ा एक ही शर्त पे सकता हूँ कि जो बेटे ने जितने भी चोरी करी है वो चोरी का सामान मेरे पास रखवा दो या कहीं और दे दो। तो ये कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट का वो रिलेशनशिप होता है, और उस केस में जो भी पार्टी होती है वो वकील साहब की ना अंधभक्त होती है और मजबूरी में उनको मानना पड़ेगा, उनको वो मानना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज कोर्ट में कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर भी एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप है। चलिए, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, गार्जियन एंड पेरेंट एंड गार्जियन बच्चों के साथ जो होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर डेटर, ये तो बहुत लॉजिकल है क्रेडिटर एंड डेटर का, कि कॉमन वे में जब हम आगे भी इसे पढ़ेंगे, कई बार जब किसी की जरूरत होती है तो वो सामने वाले के पास आता है, भाई साहब मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, आप मुझे किसी भी सूरत में पैसे दे दो। सामने वाला इसी बात का बेनिफिट उठाता है, उसे पता तो होता ही है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो अगर उसे लगे कि भाई साहब अगर इसको आज पैसे नहीं मिले तो इसे कुछ बहुत नुकसान होगा, तो कई बार ये कॉमन मार्केट में हम देखते हैं कि वो कहता है ठीक है भाई साहब मैं पैसा तो दूंगा, 5% पर मंथ का ब्याज, 10% पर मंथ का ब्याज, 20% पर मंथ का ब्याज, 10%, 20%, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप लोगों ने उसका अनड्यू बेनिफिट उठाया है और यहां पर उस अपने रिलेशनशिप की आपने अपने रिलेशनशिप का बेनिफिट उठाते हुए सामने वाले का नुकसान कर दिया है। चलिए, अगेन मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस इज नथिंग बट इस समय जो एक पार्टी है वो इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है, मान के चल लीजिए एक कोई ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज लेडी है या जेंट्स है, वो बीमार है, काफी बीमार है, उनकी कोई देखभाल नहीं करने वाला, कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो जो भी उनकी थोड़ी आधी अधूरी जैसी भी देखभाल करेगा वो कहेंगे अरे वाह ये बच्चा बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरी देखभाल करी। अब ऐसे केस में ये जो बंदा है जिसने उनकी सेवा करी वो बड़े प्यार से उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कह सकता है कि अरे माता जी देखो आप पूरे जमाने में तो आपका बच्चों ने भी सेवा नहीं करी, बच्चों ने भी आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने ध्यान रखा, जब मैंने ध्यान रखा तो भाई एक काम करो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ठीक है, तो ऐसे केस में कॉमन वे में बुढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वैसे भी क्या रखा है इस प्रॉपर्टी को, अपने बच्चों को ही क्यों दें, लो भाई इसी को दे दो। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं वो आपके पास डोमिनेटिंग पावर होती है कि उनके विल को डोमिनेट कर जाए। चलिए, तो ये हमारा हुआ मेंटल डिस्ट्रेस का। इसके बाद आता है अनकंसीजनेबल बार्गेन्स, जो हम लोगों ने पहले एक एग्जांपल दे दिया डेटर एंड क्रेडिटर का। तो उस केस में आप इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं क्योंकि आप लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा जाते हैं, और जब फायदा उठा जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आता है। चलिए, ट्रांजैक्शन विद पर्दानशी वुमेन, पर्दानशी वुमेन भी अपने आप में कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आती हैं। ये हम लोगों ने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पर्दानशी वुमेन होती हैं और उनको हमने कुछ बेनिफिट दे रखे हैं। पर्दानशी वुमेन इज नथिंग बट एक लेडी है जो पर्दा करती है। टेक फॉर एग्जाम्पल, गाँव में जाओ तो आज भी हिंदू लेडीज भी पर्दा करती हैं, मुस्लिम लेडीज बुर्के में रहती हैं तो भी पर्दा करती हैं। तो इस तरीके से कई ट्रेडिशंस में पर्दा किया जाता है। जब जहां पर्दा किया जाता है वहां एक लॉ, वहां हमारा लॉ प्रिज्यूम ये करता है कि उन लेडीज को शायद अपने लीगल राइट्स, लीगल ड्यूटीज अब बहुत के उनके प्रति वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होती हैं।
तो जब वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जो आसपास के सर्कल के लोग हैं उनका अनड्यू बेनिफिट उठा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए हमने ये लॉ बनाया जिसमें हमने ये प्रिज्यूम किया कि भाई इनको कुछ नहीं आता है, प्लीज इनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन दिया जाए तो हम लोगों ने कहा कि उस केस में जब भी आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम हमेशा ये प्रिज्यूम करेंगे कि वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। अब हुआ है तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था, बेशक आप उस लेडी को बहुत जानते भी ना हो तब भी वो ये प्रिज्यूम करेगा। अब इस केस में फिर आपको प्रिकॉशन क्या लेने पड़ेंगे, तो हम कहते हैं उस केस में आपको प्रिकॉशन ये लेना पड़ेगा कि आप जब भी कोई एग्रीमेंट किसी पर्दा नशी वुमेन के साथ ड्राफ्ट करें तो उनके घर वालों को बुलाएं। घर वाले कम से कम 2 एडल्ट मेल मेंबर होने चाहिए, 2 एडल्ट मेल मेंबर होने चाहिए जो वहां पर उस एग्रीमेंट पे साइन करें एज ए गवाह। और क्या गवाही क्या देंगे कि भाई ये जो एग्रीमेंट है इसके टर्म्स एंड कंडीशन उस लेडी को प्रॉपर तरीके से समझा दिए गए थे, जिस भाषा में वो समझ सकती थी। अगर वो हिंदी समझते तो हिंदी, गुजराती समझते तो गुजराती, राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा में, उसकी भाषा में समझा दिया गया था, उसे समझ में आ गया था, तभी जाके उसने ये एग्रीमेंट साइन किया। और वो उसके जो उसके घर के 2 एडल्ट मेल मेंबर हैं एज ए गवाह, एज ए विटनेस उस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, तभी जाके वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अदरवाइज वो एग्रीमेंट हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में रहेगा। चलिए, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा, वही पुराने की तरीके से फिर से वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जिस पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है उससे पूछा जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराएं या इनवैलिडेट कराएं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड पार्टी कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में वो बिल्कुल सेट असाइड कर सकती है कोर्ट की वजह से सेट असाइड कर दो। अदर पार्टी डैम श्योर है उस केस में रिस्टोरेशन होगा सेक्शन 72 का कि आप लोगों ने कोई भी बेनिफिट उठाया है तो उनको बेनिफिट को रिफंड करें। अगर इस केस में आप ये चाहें कि एग्रीड पार्टी ये कहे कि नहीं जी इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉट टू बी सेट असाइड, कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड मत करो, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर दो, या फिर नुकसान की भरपाई मत करो, इस एग्रीमेंट में थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दो, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कि इन टर्म्स, इस कॉन्ट्रैक्ट के या इस एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को हम चेंज कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करने की जो पावर है या इसको जो ऑप्शन है, कोर्ट केवल और केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस में यूज करता है, कोएर्शन में यूज नहीं होगा। कोएर्शन में या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेशन विद चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ये केवल और केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस में होगा, जहां पर कोर्ट के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो ये कह दे कि नहीं जी आपके कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड कर रहे हैं लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन को कुछ चेंज कर रहे हैं। टेक फॉर एग्जांपल जैसे हमने लोन के केस में कहा कि जहां हम लोगों ने कहा कि भाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोर्ट कहेगा ठीक है लोन तो रहेगा, ठीक है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह घटाकर 2% पर मंथ, 1.5% पर मंथ, 1% पर मंथ, कुछ भी, कोर्ट एज पर देयर चॉइस वो एक रेट चेंज कर दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई। इस केस में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोर्ट आपके टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। चलिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये कौन प्रूफ करेगा कि इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था या नहीं हुआ था। डैम श्योर है हमेशा पहले आप लोग ही जाओगे ना कि भाई साहब मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया था, मेरा ये जानकार थे, इन्होंने इस तरीके से प्रेशर बनाया और इससे बेनिफिट उठाया। तो पहला ऑर्डिनरी केस में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम ये प्रूव मान के चलेंगे कि आप लोग ये जिस कोर्ट में जाएगा कि हाँ जी मेरे ऊपर दबाव बनाया, तो वही प्रूव करेगा कि जी मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया था। लेकिन कुछ केसेस में तो बहुत साफ साफ पता होता है। अनकंसीजनेबल ट्रांजेक्शन के केस में तो सीधा सीधा पता चल जाता है यार ट्रांजेक्शन ही सीधी सीधी बड़ी अनरीजनेबल हो रही है, या 10% का ब्याज या 5% का ब्याज कौन लेता है। जब बैंक की मतलब आपको सबको पता है कि बैंक 12% या 14% पे लोन दे देते हैं और कोई बंदा 5% पर मंथ के हिसाब से मतलब 60% पर एनम पे वो ब्याज लोन ले रहा है, तो फिर तो हम सीधा सीधा कि ये अनकंसीजनेबल और यहाँ कहीं ना कहीं उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है। चलिए, तो ऐसे केस में जैसे ही आप एक सामने वाले बंदे ने ये प्रूव किया कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, तो अब स्ट्रॉन्गर पार्टी को ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि सॉरी सर मैंने कोई भी अनड्यू बेनिफिट नहीं उठाया और मैंने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था। फिर ये प्रूव करने की बारी अब सेकंड पार्टी पर शिफ्ट हो जाएगी। चलिए, ये हमारा सेकंड पार्ट होता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, फ्रॉड। फ्रॉड मोटे तौर पे सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अगर इसको आईपीसी के 420 से मिक्स कर दो तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस और कितने कोर्ट केसेस इसमें कवर होते हैं। कॉमन वे में बहुत केसेस कोर्ट में 420 और सेक्शन 17 के मिक्सअप के बेसिस पे लड़े जाते हैं। चलिए तो हम सेक्शन 17 की बात करते हैं। सेक्शन 17 का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 17 कहता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। पहले यही पे रुक जाते हैं। क्या सर फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई? सॉरी सर, नहीं। ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है हमने क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया आपको, हमने फ्रॉड को प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया, हमने तो बस ये बताया कि भाई फ्रॉड में ये इवेंट इंक्लूड होती हैं। इट मींस इनके अलावा भी कुछ और सर्कमस्टांसेस ऐसी हो सकती हैं जो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। फ्रॉड का मतलब क्या है? मतलब है और कुछ नहीं है, मतलब यह है कि ये इवेंट इंक्लूड्स करती हैं फ्रॉड में। कौन सी इवेंट? एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड। कोई भी नीचे का एक्ट आपने कमिट किया है। कौन सा एक्ट? ये नीचे के 5 एक्ट। इन 5 एक्ट को कमिट किया है। किसने कमिट किया है? तो वो कहता है बाय ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने हमेशा बोला है 2 पार्टी होंगी ना, एक ऑफरर है, एक एक्सेप्टर है। तो कोई एक पार्टी ने ये एक्ट कमिट किया है और या फिर किसने कमिट किया है? विद हिज कॉन्निवेंस बाय हिज एजेंट। उसकी सहमति से, उसकी सम्मिलन से, उसकी जानकारी से, उसके साथ मिलकर किसने? उसी के एजेंट ने। या तो पार्टी ने खुद वो कोई काम किया है या फिर पार्टी के एजेंट ने काम किया है उसकी सहमति से। क्या काम किया है? नीचे के 5 वाले काम। लेकिन किस इंटेंशन से? विद एन इंटेंट टू डिसीव द अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी के साथ चीट करना मेरी इंटेंशन थी। इन 5 कामों को करने के लिए मेरी इंटेंशन केवल एक ही थी कि मैं दूसरी पार्टी के साथ चीट करूं या उसके एजेंट के साथ चीट करूं, और या फिर टू इंड्यूस हिम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम ये उसको चाहते थे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। तो मैं या मतलब हमने ये 5 काम करे किसी ने भी, या तो उस पार्टी ने या उसके एजेंट ने। किस लिए काम किए? ताकि हम दूसरी पार्टी को चीट कर सकें या फिर उस पार्टी को इंड्यूस कर सकें ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अब वो काम कौन कौन से हैं? 5 काम हम लोगों ने बोला कि भाई 5 में से कोई भी एक काम करना है। तो वो 5 काम है। सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक सजेशन दिया गया एक फैक्ट का। कौन सा फैक्ट? जो कि सच नहीं था। किसने ये वो बोला? जो खुद भी उस बात पे विश्वास नहीं करता। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने ये बोला भाई साहब आप मेरी गाड़ी खरीद लीजिए, मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि मुझे भी पता है भाई गाड़ी बिल्कुल खराब है, कंडम है। ठीक है, गाड़ी तो यहां से 1 किलोमीटर जाने के बाद ही फट जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सजेशन एज ए फैक्ट, मेटीरियल फैक्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फैक्ट। टेक फॉर एग्जांपल, आप आए मेरे पास बाइक लेने, ठीक है, और मैंने कहा भाई साहब मेरी बाइक ले लो जी, बाइक के ऊपर तो हो रही है, और भाई साहब मेरा मकान है ना, ये 100 साल तक नहीं गिरेगा। उस 100 साल के ना गिरने वाले मकान से इस मोटरसाइकिल का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या ये मेरे मकान के प्रति जो झूठ बोला गया है ये इससे कोई फर्क पड़ेगा? सॉरी सर, नहीं। तो हम लोगों ने कहा सजेशन एज ए फैक्ट क्या होना चाहिए? मैटीरियल फैक्ट। चलिए सेकंड पार्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। मुझे पता है कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और फिर भी मैं उस चीज को छुपा जाऊं। मैं जानबूझ के क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने वो बात बता दी तो सामने वाली पार्टी की ओहो ये वाली बात है, सॉरी सर रहने दो। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मकान के ऊपर बैंक से कर्जा ले रखा है। अब मैं मकान को बेचने जा रहा हूं और मैं जानबूझकर किसी को बता ही नहीं रहा कि भाई साहब मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है और वो कर्जा मैं आसानी से चुका ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट। उसे पता है कि भाई साहब मैंने कर्जा ले रखा है, फिर भी वो इस बात को छुपा रहा है। तीसरा, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। एक प्रॉमिस हम लोगों ने किया जहां पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ परफॉर्म करने की। ठीक है,
इंटेंशन क्या है? इट मीन्स आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में आए, मेरे को कुछ पैसे दें, मेरे को मैं कुछ बेनिफिट उठाऊं और चुपचाप उस बेनिफिट को लेके चलता बनूं, मैं अपना पार्ट पूरा ही नहीं करूंगा। तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई और ऐसा कोई काम जो हमारे हिसाब से पता चलता है कि यार ये चीटिंग की नेचर में है, वाकई में धोखा है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, आजकल कॉमन वे में बिल्डर कहते हैं भाई साहब आप आओ आओ जी, हमारा देखो इतना बड़ा आलीशान हम बिल्डिंग बना रहे हैं, फलाना करेंगे, देखो जी इसमें मॉल होगा, फलाना होगा, दुनिया भर के प्रॉमिस कर देते हैं। अल्टीमेट उनकी इंटेंशन क्या है? उन्हें पता है भाई साहब सॉरी, एग्रीमेंट में तो लिख देंगे, एग्रीमेंट भी लिख देंगे, आपको बोल भी देंगे अरे सर 3 साल में बिल्डिंग तैयार। उनसे पूछो अंदर में 3 साल में बन जाएगी, अरे छोड़ना, कौन पूछ रहा है? बिल्डर से जब अंदर में पूछो कौन पूछ रहा है 3 साल? अगर हम 3 साल की जगह 5 साल भी लगा देंगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ जाएगा? ये हमारी जो एक्ट है ये सीधा सीधा बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन क्या है, दूसरे को चीट करने की। तो एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगर आप लोग किसी को चीट करना चाहते हैं तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। पांचवा एंड लास्ट, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। किसी लॉ में ही बहुत क्लियर कर बोल दिया गया हो कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो या ये एक्ट आप करते हो या ये गलती आप करते हो तो ये हम हमेशा और हमेशा फ्रॉड ही मानेंगे। तो उस केस में तो लॉ ने ही उन एग्रीमेंट को, आपके एक्ट को या ओमिशंस को क्लियर डिक्लेयर कर रखा है कि ये फ्रॉडुलेंट है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। चलिए हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल दे रखा है कि ए सेल बाय ऑक्शन, अपने एक ने ऑक्शन डिक्लेयर की, ऑक्शन में उन्होंने बोला मेरा घोड़ा बेच रहा हूं और घोड़ा बिल्कुल फिट है, जबकि ए को पता था कि घोड़ा पागल है। अब बी ने खरीद लिया घोड़ा, अपने घर लेके गए, अपनी बेटी को दिखाया, बाद में पता चला वो घोड़ा तो पागल है, बेटी को भी चोट लग गई, तो ऑटोमेटिकली उस केस में ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। चलिए हम लोगों ने इन्हीं 5 चीजों को फिर से रिपीट करते हैं जो हम लोगों ने पहले बोला कि फ्रॉड की कैटेगरी में 5 कोई काम है, तो वो 5 ही चीज फिर से रिपीट करते हैं। पहला हम लोगों ने क्या बोला था? गिविंग ए सजेशन एज टू द फैक्ट बाय वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब लोगों जो आपको प्रॉमिस कर रहा है या जो आपको बात बता रहा है या आपके से कोई सजेशन दे रहा है, उसको खुद पता है अंदर से कि वो झूठ बोल रहा है, इसके बाद भी वो सजेशन देता है, तो सीधी सी बात है उसकी इंटेंशन ही फ्रॉड की है। चलिए इसीलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपनी में एक फॉल्स स्टेटमेंट दी, अपने कंपनी के शेयर बेचने हैं। जब कंपनी के शेयर बेचने होते हैं तो डायरेक्टर बड़ी लंबी लंबी छोड़ देता है, कई बार झूठ झूठ बोलते चले जाते हैं। और वहां पे उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया कि जी हमारी कंपनी इस फील्ड में जाने वाली है जहां पर अगले 5 सालों में हमारी कंपनी का रेवेन्यू 10 टाइम्स हो जाएगा। एक्चुअल में उनको भी पता है 10 टाइम्स नहीं होना भाई साहब, 2 टाइम्स भी नहीं होना, वो तो जिस रेवेन्यू पे उसी रेवेन्यू पे रह जाएगा। इंटेंशन क्या है? जस्ट मेरे शेयर बिक जाए। ऐसे केस में ये जो फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने, डायरेक्टरों ने बोली है, प्रमोटर ने बोली है या एक्सपर्ट ने बोली है, जिसने भी ये डिक्लेरेशन बोली है जानबूझकर, जानते हुए कि मेरी बात गलत है, तो वो फ्रॉड है। और फ्रॉड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट कराया जा सकता है। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। मेरे को पता था कोई फैक्ट, इसके बावजूद भी मैंने वो इवेंट, कोई बात छुपाई, ठीक है, तो उस केस में भी ये फ्रॉड होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको एनालिसिस करेंगे। एक कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, एडवर्टाइजमेंट जिसे समझ लेते हैं मोटे तौर पे, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जहां पर उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी कि हमारी कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल आदमी ये प्रिज्यूम करता है कि इट मींस कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रही होगी, वहीं से डिविडेंड डिक्लेयर किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा था ही नहीं। कंपनी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी आउट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पिछले पहले कंपनी 10-15 साल पुरानी है, वहां पे पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटेड रिजर्व थे, वहां से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। टेक फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को आज के रिसेंट सिनेरियो से जोड़ें। टेक फॉर एग्जांपल कोरोना काल में कंपनी ने कहा भाई हमने तो कोरोना काल में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इट मींस आप क्या प्रिज्यूम करेंगे? इसका मतलब कंपनी तो यार कोरोना काल में भी प्रॉफिट में थी, इसका मतलब कंपनी तो बड़ी अच्छी है भाई, जो कोरोना काल में भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करी थी, कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, तो आप ऐसे कंपनी के शेयर बड़ी जल्दी खरीद लेंगे। बाद में पता चलता है नहीं सर, कंपनी कोरोना काल में बड़े अच्छे खासे घाटे में थी, बाकी कंपनियों की तरह उसकी भी बैंड बच गई थी, लुट पिट गई थी कंपनी, ठीक है। तो अब हम क्या कहें? तो हम कहते हैं भाई साहब ये आपने फ्रॉड बोला है। अब सामने वाला डायरेक्टर कहेंगे नहीं सर मैंने झूठ क्या बोला,
मैंने तो आपको यही तो बोला था कि भाई हाँ जी हमने डिविडेंड दिया, हमने ये कब हमने गलत बोला, हमने बस ये वाली बात कह सकते हो कि हमने ये बात छुपा ली कि ये डिविडेंड जो था आउट ऑफ पास्ट रिजर्व था। तो कोर्ट ने कहा ट्रूथ, होल ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ मस्ट बी स्पीकन। आप केवल सच, सच और केवल सच, कि सच के अलावा कुछ नहीं, आपको पूरा सच बताना पड़ेगा, होल ट्रूथ ना। तो यहां पे होल ट्रूथ नहीं है जब आपने डिविडेंड की बात बताई, तो इसीलिए जब आप एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं तो ये भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है। थर्ड, आई प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन, वो तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि आपकी इंटेंशन तो है ही नहीं। आपने कहा भाई साहब आ जाओ, आप मेरे को बयाना दे दो, मैं आपको मकान सेल कर दूंगा। आपने बयाना लिया, बयाना लेने के बाद आपने कहा भाई साहब कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा, और आप मेरे से एग्रीमेंट करा लोगे, मैं तो पैसा दूंगा ही, ना मैं पैसा दे रहा ना मैं प्रॉपर्टी दे रहा। इस केस में ये है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, और इस केस में भी ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर, कोई और तरीके से आप लोग चीट करने की कोशिश करें तो वो भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने कहा कि एनी एक्ट ओमिशन, जो यहाँ पे लॉ ने ही क्लियर डिक्लेयर कर रखा है कि भाई साहब ये तो आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। चलिए जैसे इसी केस में आ जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ में। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में आप लोगों से पूछा गया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई साहब आप लोग, जब मैंने कहा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया मेरा इंश्योरेंस कर दो, कंपनी पूछती है आपकी एज क्या है। अब मुझे पता है मेरी एज है 46, मैंने बोला यार 46 बोलूंगा तो ये तो प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर लेंगे, मैं तो एक सर्टिफिकेट कुछ भी, अगर ये नहीं मांग रहे तो मांगेंगे तो मैं दूसरा से कोई ऐसे ही नकली सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। और मैंने बोल दिया भाई साहब मेरी उम्र तो 36 है। तो क्यों? क्योंकि सबको पता है एक एक साल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो 36 ईयर की एज पर अगर प्रीमियम मान के चली जाए, अगर 36 ईयर की एज पर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेने जाऊं और मेरा प्रीमियम बताए कंपनी से टेक फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए, तो 46 में वो प्रीमियम 10,000 नहीं होगा कभी भी, वो होगा प्रीमियम 10,000 की जगह 12,000, 15,000, 20,000 कुछ भी होगा, पर 10,000 नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरी इंटेंशन यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि प्रीमियम कम कराने की है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कह देते हैं कि ये भी चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। टेक फॉर एग्जांपल अनदर, मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए गया या लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो ये भी बोलते हैं कि भाई साहब आप लोगों को कोई बीमारी, अब किसी को मान के चल लीजिए किसी कोई सज्जन के पास गए और वो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, टीबी की पेशेंट है, तो वो पूछता है, वो तो LIC वाले फॉर्म में पूछते हैं कि भाई आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, ये बीमारियां, और आप लोग कहें अरे यार कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है मेरे से, ले हटा दे, कहते नहीं है जी मेरे को कोई बीमारी, then automatically these acts are fitted to deceive, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं और उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट कराया जा सकता है। चलिए इसेंशियल एलिमेंट, देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटिकली पहली बात तो आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो फॉल्स होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू मटेरियल फैक्ट, जो आप लोग ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे थे या जो छुपा रहे थे वो मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। वो मटेरियल फैक्ट एग्जिस्ट नाउ भी हो सकता है या पास्ट से रिलेटेड हो सकता है। जैसे हम लोगों ने पहले बोला कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूछ सकती है कि भाई आपके मदर फादर थे, पेरेंट जो थे, उनको तो कोई सीरियस बीमारी नहीं थी, वो तो कार्डियक पेशेंट नहीं थे, ठीक है, तो वो पास्ट से रिलेटेड है, तो वो भी आपको जेन्युइन बतानी पड़ेगी। तो मटेरियल फैक्ट आज का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, ये जो बात आप बता रहे थे, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद कोई कुछ बोले तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। टेक फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने बाद में आके मेरे को कुछ भी फ्रॉड करने की या कुछ भी झूठ बोल दिया, तो क्या वो उससे फर्क पड़ेगा? मान के चलिए इसे एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई साहब मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा बाइक ठीक है, मैंने सामने बाइक देखी, जब सामने बाइक देख ली मैंने देख लिया यार बाइक अच्छी है बुरी है मेरे को नहीं पता, तब भी मैंने कहा भाई पकड़ो भाई साहब ये 20,000 रुपये, मैंने बाइक खरीद ली, मैं 20,000 रुपये दे चुका हूँ, इट मीन्स वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद मिस्टर ए ये बोलते हैं भाई साहब मेरी बाइक ना एक बार बता दूं आज भी 60 की एवरेज देती है। तो ये मटेरियल, ये जो मिस रिप्रेजेंट मतलब ये जो फ्रॉड्यूलेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये मैटर करती है? भाई अगर मैटर करती तो मैंने 20,000 रुपये दिए ही क्यों थे? तो ऑटोमेटिकली एक बार वो जो एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा कंक्लूसिव हो गया, उसके बाद अगर कोई रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो बेशक कितनी भी गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो लॉजिकल है ना कि उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं इस केस में। चलिए रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी,
ये तो सीधी सी बात है। जब फ्रॉड की कैटेगरी है, फ्रॉड में हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो आप लोग बात बता रहे हैं, वो आप तब बोल रहे हैं जबकि आप अंदर से जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन आपके हिसाब से सच है, तो वो फ्रॉड नहीं है, वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। आगे पढ़ेंगे हम उसको। चलिए, तो इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ फ्रॉड की कैटेगरी में है वो तभी है जब आप लोग खुद भी जानते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे थे। अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, ये तो बेसिक है ना। अगर आपने मान के चलिए मेरे को बोला कि भाई साहब ये बाइक 50 की एवरेज देती है, मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक। मैंने उस बात को सुना। अब मैंने कहा भाई साहब मैं ट्रायल लूंगा, 1 हफ्ते तक मैं अपने पास रखूंगा इस बाइक को। उन्होंने कहा भाई साहब रख लो 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते मैंने उस बाइक को खूब घुमाया। जब 1 हफ्ते मैंने खूब घुमाया तो मुझे नहीं पता चला होगा कि ये बाइक 50 की एवरेज देती है या नहीं देती। तो ऑटोमेटिकली अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई साहब मैंने फिर भी विश्वास कर लिया, भाई मैं आंखों पे पट्टी बांध रहा था क्या, तो उसने आंखों पे पट्टी थोड़ी बांधी, तो आंखों पे पट्टी तो मैंने खुद अपनी बांधी, तो फिर मैं उसकी ये बात में बाद में नहीं कह सकता कि नहीं सर इन्होंने मेरे को झूठ बोला था और मैंने फिर भी चीट हो गया। तो भाई चीट क्या, तुम तो अपनी आंखों से अपनी आंखों में मिर्च गिर लो, तो उसमें किसी की क्या गलती है। तो ऑटोमेटिकली अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड, उसने विश्वास किया होना चाहिए और तब जाके वो धोखे में आया होना चाहिए। चलिए, अदर पार्टी एक्टिंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड सम लॉसेस, उसको कुछ ना कुछ लॉसेस हुए होने चाहिए। अगर किसी फ्रॉड से सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है तो कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा। टेक फॉर एग्जांपल, मैं वापस फिर से वही बाइक वाला लेता हूँ। मैं बाइक सज्जन के पास गया, मैंने कहा भाई साहब बाइक लूंगा मैं। उन्होंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी 50 की एवरेज देती है। मैंने कहा मेरे को 50 की एवरेज से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो कंडम लोहे के भाव में लेनी है और लोहे के भाव में ही बेचनी है, कबाड़ बेचना है। अब उस केस में मैंने सीधा सीधा बोल दिया और कंडम लोहे के रेट से ही बाइक खरीद ली, तो क्या मेरे को कुछ नुकसान हुआ उसके 50 की झूठी एवरेज प्रेजेंटेशन से? उसने 50 की एवरेज बोल चाहे 100 की एवरेज बोल, मेरे को तो कबाड़ में ही खरीदा है, तो उस केस में मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो उस केस में नो डैमेजेस नो फ्रॉड, फ्रॉड भी नहीं क्लेम कर पाऊंगा। चलिए, फ्रॉड का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? तो फ्रॉड का रिजल्ट ये होता है कि जिस पार्टी के ऊपर फ्रॉड यूज किया गया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है, पहला। दूसरा, पार्टी ये भी कह सकती है कि सॉरी सर मेरे को मतलब वो तो है कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है लेकिन मेरे को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कर दीजिए। तो वो नुकसान की भरपाई भी के लिए भी बोला जा सकता है कि आप लोग नुकसान की भरपाई करेंगे। चलिए, हुज कंसेंट वाज कॉल्ड बाय, वो ये भी कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म कर, मतलब सेकंड केस है जब मैंने कहा कि जी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं कराना है, कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिडेट रहेगा लेकिन मेरे को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई कर दीजिए। तीसरे केस में जब मैं ये भी कह सकता हूं कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड कर दीजिए लेकिन साथ ही साथ इस सज्जन को ये बोलो कि ये काम ये कर दे कि जो ये इसने प्रेजेंटेशन दी थी वो प्रेजेंटेशन सच हो जाए। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वही बाइक वाले एग्जांपल को फिर से आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमने कहा कि भाई साहब मैं बाइक लेने गया, उसने बोला 50 की एवरेज, मैंने बाइक ली, बात चला वो 30 की एवरेज है, इंजन खराब है। क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ भाई साहब बाइक तो मैं ही खरीदूंगा, बाइक तो मेरे पास ही रहने दो, लेकिन प्लीज सर इसको ये बोला जाए कि ये इंजन ठीक करा दे सो दैट ये बाइक वापस 50 की एवरेज देने लगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से भी किया जा सकता है। कोर्ट कह सकता है कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट तो वही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो सेम है ना, बस केवल कोर्ट ये ऑर्डर और कर देगा कि नहीं आपको इस पोजीशन में वापस फिट कर दो सो दैट आपकी प्रेजेंटेशन सच हो जाए, बस। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल मान के चलिए एक आदमी है मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर बी को बोला कि भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी पे मैंने कहीं कोई कर्जा नहीं ले रखा, कहीं कोई गिरवी नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस है। बी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, बाद में पता चलता है कि नहीं भाई साहब ये प्रॉपर्टी तो गिरवी रखी है। तो बी के पास दो ऑप्शन, एक वो ये कहते हैं कि भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर दो, दूसरा ऑप्शन वो कहे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिडेट रखो। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ही खरीदूंगा और जिस रेट पे मैंने खरीदी है उसी रेट पे रहेगी, लेकिन मिस्टर ए को बोला जाए कि प्लीज ये प्रॉपर्टी का लोन वापस करें, पूरा गिरवी से इसे मुक्त कराएं, फ्री करें, सो दैट मैं आराम से एंजॉय कर सकूं, तो ये भी वैलिडेट हो जाएगा। चलिए, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये तो हमेशा हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप कोई वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसे वर्ड करा रहे हैं तो आपने जो बेनिफिट उठाए हैं उनको आप रिस्टोर करेंगे। चलिए, अगले टॉपिक पे आते हैं, फ्रॉड के केस में साइलेंस। क्या साइलेंस हमेशा फ्रॉड होता है? मेरे से कुछ चीज पूछी गई और मैंने कहा भाई साहब मैं क्या बताऊं ना बताऊं, और मैंने कोई बात नहीं बताई, तो क्या वो फ्रॉड होगी? तो हम एज ए जनरल रूल मेयर साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड। केवल आप चुप रहते हैं तो ये फ्रॉड नहीं है। टेक फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सिंपल सा बिजनेस है,
मैं गया, मैंने कहा भाई साहब मेरे को ना ये कपड़ा खरीदना है, मैं भी ट्रेडर हूँ, आप भी ट्रेडर हैं, मैंने आपसे बोला भाई साहब ये कपड़ा खरीदना है, उसने कहा भाई साहब ये कपड़ा 50 रुपए मीटर, मैंने कहा हाँ यार मेरे को भी पता है 50 रुपए मीटर ही बाजार में बिक रहा है, मेरे को दे दे। अब आपको ये पता चल चुका है कि ऑलरेडी मार्केट में ना इस कपड़े के रेट घट चुके हैं, 50 की जगह आज की डेट में ये कपड़ा जो है वो 40 रुपए मीटर बिक रहा है। तो क्या आपको ये बताना कंपलसरी है मेरे को कि हाँ जी भाई साहब रेट तो घट गए हैं? नहीं, क्यों बताओगे? अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो व्यापार होगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो चुप्पी है कि भाई आज रेट घट चुके हैं, ये कोई भी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं एक और। मान के चलिए एक सज्जन है, वो गए मकान मालिक के पास, भाई साहब मैं आपके मकान में किराए पे रहना चाहता हूँ। मकान मालिक ने कहा भाई साहब ये देख लो मकान बड़ा बैड कंडीशन में, पानी कहीं से टप टप कर रहा है, कहीं पानी लीक कर रहा है, कहीं कुछ और गड़बड़ है। तो क्या उसके इसमें लैंडलॉर्ड को बताने की जरूरत है कि भाई साहब देख लो ये मकान टिप टिप कर रहा है, मतलब पानी लीक कर रहा है? उसे बताने की जरूरत ही नहीं भाई, वो आप अपने आंखों से देख लो ना जब आप वहां पहुंचे हो। तो उस केस में साइलेंस जो है वो अपने आप में एक फ्रॉड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में साइलेंस भी एक फ्रॉड है। कैसे? वो कहता है इस कुछ केसेस हैं जहां पर साइलेंस फ्रॉड का रूप ले लेती है। पहला केस, जहां पर जो बंदा है उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो कुछ बोले, ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट टू स्पीक। जो बंदा चुप रह रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो वहां पर बोले। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में हमने आपके ऊपर छोड़ा कि आप ये बताएंगे कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस लाइफ इंश्योरेंस में आपके पेरेंट्स को कहीं कोई हैजार्डस बीमारी तो नहीं थी, कहीं आप लोग भी तो कोई सीरियस बीमारी से ग्रसित नहीं है, कहीं कोई इलनेस तो नहीं है आप लोगों में, तो वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। अब ऐसे केस में आप लोग टोटल इग्नोर करते हैं, तो आपकी जो मेयर साइलेंस है, सॉरी सर ये मेरे साइलेंस नहीं है, यहाँ आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि आपको खुद आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ये सर प्रॉब्लम है। टेक फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में आ जाइए, चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में अगर मान के चलीजिए जी किसी की ऑलरेडी एक शादी हो गई, शादी होने के बाद डाइवोर्स हो गया, अब वो दूसरे लड़की को देखने गया, कोई लड़का दूसरी शादी के लिए जब लड़की को देखने जाता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो बोले कि सर मैडम या उसके घर वालों को कि जी मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, वो शादी टूट चुकी है, मेरे को आज की डेट में मैं डाइवोर्स हूं। अगर वो ये फैक्ट छुपाता है तो मेयर साइलेंस ये भी अपने आप में एक फ्रॉड है। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, वो तो हम लोगों ने पहले बोल दिया कि प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को अपनी सारी बातें बतानी होती हैं, ट्रूथ, होल ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने वहां पे पहले बहुत क्लियर बोल रखा है कि वो भी मेयर साइलेंस नहीं हो सकता, वहां पे भी अगर मेयर साइलेंस है तो वो भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अगला आते हैं, साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। कई बार ये हम एज्यूम करते हैं कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे ना तो हम खुद ही मान के चलेंगे कि आप लोगों ने कुछ बोला है। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल देते हैं, मिस्टर बी ने ए को बोला कि अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे केस में मिस्टर ए नहीं बोलते तो हर कोई उसकी जगह ये प्रिज्यूम करेगा ना कि हाँ यार घोड़ा ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये तो फिर अपने, और जबकि घोड़ा एक्चुअल में ठीक है नहीं, तो उस केस में ये भी फ्रॉड हो जाएगा। चलिए टेक फॉर एग्जांपल अनदर देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि जहां पर हम लोगों को साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, जब आप लोग दुकान पर जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो ये दुकानदार की ड्यूटी है कि वो आपको बता दे कि नहीं जी इसमें कहीं कोई इनसाइड डिफेक्ट नहीं है, एक फ्रंट साइड डिफेक्ट है। फ्रंट में तो वो कहेगा कि जी आप लोगों को खुद बायर को, लेट द बायर बी अवेयर, बायर को देख लेना चाहिए। लेकिन जो चीजें फ्रंट में नहीं दिखती हैं पीछे में है, तो उस केस में ये सेलर की ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि नहीं सर ये प्रोडक्ट में ना ये खराबी है। ठीक है, आप फ्रिज लेने गए, फ्रिज आप कितने लोग वहां फ्रिज चला के देखते हैं? कोई नहीं ना। अब दुकानदार को पता है कि भाई साहब ये फ्रिज तो गड़ 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 आवाज करता है भयंकर, ठीक है, आपको रात को सोने ही नहीं देगा। तो ऐसे केस में ये सेलर की ड्यूटी थी कि वो आपको बताए कि सॉरी सर ये वाला फ्रिज मत लो क्योंकि ये फ्रिज आवाज करेगा, आपको दुखी कर देगा। और अगर वो नहीं बताता है तो ये अपने आप में फ्रॉड है। चलिए हाफ ट्रूथ, वो तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि हाफ ट्रूथ जो होता है वो अपने आप में फ्रॉड के बराबर ही होता है। चलिए तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड वेयर द ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। हम लोगों ने हमेशा बोला अगर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप देख सकते हैं कोई चीज तो उस केस में मेयर साइलेंस कोई फ्रॉड नहीं होता है, उस केस में कॉन्टैक्ट वर्डेबल नहीं होंगे। अगर आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान दें, मान के चलिए मैंने वही टीवी वो फ्रिज के एग्जांपल ले देते हैं,
आपने बोला भाई साहब एक बार फ्रिज चला के दिखा दो, वहां फ्रिज चलाया दुकानदार ने, आपने देखा यार ये तो बहुत आवाज कर रहा है, इसके बावजूद आपने कुछ काउंटर नहीं करा। आपको काउंटर करना चाहिए था, भाई साहब ये आवाज क्यों कर रहा है, आपने काउंटर ही नहीं किया, उसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा उस केस में, तो उस केस में ये साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, फिर ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उस केस में तो फिर आपको खुद ही देख लेना चाहिए था, भाई सामने खुद भी तो देखो ना, तुम ऐसा क्यों है कि बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी बांध के बिल्कुल ही सूरदास हो रहे हो। नहीं सर, यहाँ पे सूरदास होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी। चलिए वेल देन लास्ट आज का, जब हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ कि फ्रॉड को कौन प्रूफ करेगा, तो जो पार्टी ये चाहती है कि मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में रिलीफ मिले, जो ये पार्टी ये चाहती है कि नहीं जी मेरे ऊपर फ्रॉड किया गया है, मेरे को फ्रॉड के तहत दबाया गया है, या फ्रॉड के तहत मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराए गए हैं, एग्रीमेंट में लाया गया है, तो ये उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। तो ये वो बताएगा कि मेरे साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ, जब वो प्रूफ कर देगा तब जाके हम वो करेंगे। तो पहले प्रूफ आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। चलिए, तो हम लोग फ्री कंसेंट पर ये पहला वीडियो यहीं पर पॉज लेते हैं, सो दैट सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं के लिए हम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लास्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि इस जो हम लोगों की प्रेजेंटेशन है या जो हम लोग मतलब वीडियो बनाते हैं उसमें कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, या फिर हमें यहाँ इसमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर वीडियो वास्तविक में ही अच्छा है तो ये हमारा एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हाँ जी वीडियो बहुत अच्छा बना था, ताकि हम लोग और मेहनत करके थोड़ा और अच्छा इस वीडियो को बना पाए। तो ये हमारा वो पार्ट रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड ये भी हम कहेंगे कि याद रखें, ये मेरा हमेशा कमेंट है कि जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो ये केवल मैं पढ़ा रहा होता हूँ और आप लोग सुन रहे होते हैं, मैं बोल रहा होता हूँ तो भी आप सुन रहे होते हैं, तो आप लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं। पढ़ कब रहे होंगे, जब आप इस वीडियो देखने के बाद अपने स्टडी मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू करेंगे, आप अपनी बुक्स को गो थ्रू करेंगे। जब आप अपने बुक्स को गो थ्रू करेंगे इस वीडियो के बाद, तब हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने भी इस प्रॉपर जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लिया है, तब ये रीडिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो प्लीज स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज इसके बाद अपनी बुक्स को एक बार कंपलसरी, बुक्स को या स्टडी मॉड्यूल को कंपलसरी रीड आउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।